हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ट्रिकी प्रो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों ने दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाई होगी। तो आज से हम लोग आगाज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2, देखिए चैप्टर नंबर 2 जो है आपका वो है बहुपद। ठीक है, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर करवा चुका हूं। तो आप चैप्टर नंबर 1 का अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप लोग चैनल पर जाकर उस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 बहुपद को पढ़ने से पहले आप लोगों को उसके बेसिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका बेसिक क्या है। बहुपद में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं बताई गई होंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा बहुपद का बेसिक कवर करने वाले हैं। देखिए उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है 2.1 प्रश्नावली में, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। 2.1 प्रश्नावली में मुझे पढ़ना है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यानी कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब यह है कि आपको एक ग्राफ दिया गया होगा, उस ग्राफ में आपको यह देखना है कि उस बहुपद के शून्य कितने हैं। ग्राफ आपको हो सकता है px के रूप में दे दिया गया हो सकता है qx के रूप में दे दिया गया हो। तो जिस रूप में आपको वो ग्राफ दिया गया होगा तो उसमें आपको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करने हैं कि उस बहुपद के उसमें शून्यक कितने हैं। ठीक है, तो 2.1 प्रश्नावली जो है वो बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि 2.2 प्रश्नावली मुझे क्या पढ़ना है। 2.2 प्रश्नावली मुझे पढ़ना है बहुपद के शून्यकों के गुणांक, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो 2.2 प्रश्नावली मुझे क्या पढ़ना है, 2.2 प्रश्नावली में पढ़ना है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक बहुपद दे दिया गया होगा, उस बहुपद के आपको गुणनखंड करने होंगे और वहां से शून्यक प्राप्त करने होंगे। शून्यक प्राप्त करने के बाद उन शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच एक संबंध स्थापित करना होगा, जो कि हम लोग 2.2 प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। 2.3 प्रश्नावली जो है आपकी वो है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होगा। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का मतलब हो गया कि आपको दो बहुपद दे दिए जाएंगे, एक बहुपद qx होगा, दूसरा बहुपद px होगा। तो वहां आपको बोल दिया जाएगा कि px में qx से भाग दीजिए। तो आपको दो बहुपद दिए जाएंगे, तो वहां पे आपको qx से px में क्या करना होगा, भाग देना होगा और वहां से आपको बताना होगा कि भागफल क्या है, शेषफल क्या है और आपका भाजक और भाज्य क्या है। ठीक है, सभी के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बहुपद के बेसिक के बारे में। तो बहुपद का बेसिक क्या है। देखिए बहुपद का बेसिक डायरेक्ट जो है, बहुपद तो नहीं आया होगा, बहुपद में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुपद में क्या क्या होता है, बहुपद में चर भी होता है, आपका अचर भी होता है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या हैं, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चर क्या है, उसके बाद जानेंगे अचर क्या है, उसके बाद बीजीय व्यंजक, उसके बाद आपका आएगा बहुपद। फिर बहुपद को वर्गीकरण आएगा, बहुपद को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो बहुपद जो है, बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है आपका पदों के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चर क्या है। देखिए चर जो है आपका, चर आपका आ गया होगा जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया के आधार पर बदलता रहे। ठीक है, गणितीय प्रक्रिया के आधार पर क्या हो, बदलता रहे, चर कहलाता है या चर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड। देखिए आप अल्फाबेट कोई सा भी ले सकते हैं, ए बी सी डी जो हम लोग का अल्फाबेट होता है उसका कोई भी लेटर आप लोग ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुपद में एक्स वाई जेड ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अल्फाबेट आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्या रहेंगे, चर कहलाएंगे। ठीक है, अचर क्या होता है, अचर का मतलब ये है कि जिसका मान
नियत रहता है, स्थिति के अनुसार नहीं बदलता। जैसे कि आपकी काउंटिंग हो गई, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये स्थिति के आधार पर चेंज नहीं होंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और चर क्या होता है, गणितीय प्रक्रिया के आधार पर बदल जाता है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो उसका मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने चर देख लिया और अचर देख लिया। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बीजीय व्यंजक की। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक ऐसा व्यंजक जो पूर्णांकों, ठीक है, पूर्णांक, अचरों, चरों तथा गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात आती है कि गणितीय संक्रियाएं क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं आपकी, जो हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो 4 होती हैं, इन्हीं को बोला जाता है गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये सारी की सारी क्या होती हैं? गणितीय संक्रियाएं होती हैं। अब बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, बीजीय व्यंजक का रूप क्या होता है? देखिए, मैंने बोला है कि ऐसा व्यंजक जो पूर्णांक, अचरों एवं चरों तथा गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बना हो। यानी कहने का मतलब उसमें सब कुछ आएगा, चर भी आएगा, अचर भी आएगा और गणितीय संक्रियाएं भी होंगी। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के थ्रू आपके पास आ जाए 5x - 2, ये क्या है? देखिए, यहां अचर भी है, चर भी है और गणितीय संक्रिया भी है। तो मैंने आपको डेफिनेशन यही बताई है कि ऐसा व्यंजक जो पूर्णांक, अचरों, चरों तथा गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बना होता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। आप तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, 3x + 5 आ जाए, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इस तरीके के लगाओ, 3x + 5/-8, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है, जिसमें गणितीय संक्रियाओं, चर, अचर सभी का प्रयोग किया गया हो, बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसके बाद बारी आती है बहुपद की। देखिए, बहुपद जो है आपका, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो। ऋणोत्तर पूर्णांक घात का मतलब क्या हो गया? ऋणोत्तर पूर्णांक घात का मतलब ये हो गया कि जिसमें जो चर की घात हो वो भिन्न रूप में ना हो। ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में ना दी गई हो, एक पूर्ण घात दी गई हो। पूर्ण घात का मतलब हो गया एक पूर्ण संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार की संख्याएं दी गई हो। ऐसा ना हो कि x की पावर ऐसा दे दिया जाए 1/2, तो ये ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। ऐसा दे दिया जाए x की पावर 3/5, ये भी ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। मैंने बोला है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो, बहुपद कहलाती है। ठीक है, तो बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है। बहुपद को कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। पहला है पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के बहुत सारे मान हो सकते हैं, ये कह सकते हो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, वे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है, क्या कहलाते हैं? एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया गया 5x, ठीक है, 2x, 4x, ये सब के सब क्या है? एक पदी बहुपद है।
ठीक है। दूसरा होता है आपका द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या है, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, केवल कितनी हो, 2 हो, तो उसको कहते हैं हम लोग द्विपदी बहुपद। ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया जाए, एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए दे दी जाए 5x माइनस का 2, ठीक है, x प्लस 2, ये सब के सब क्या है, द्विपदी बहुपद है। तो द्विपदी बहुपद को भी आप लोग समझ गए, एक पदी बहुपद को भी समझ गए। एक पदी बहुपद का मतलब क्या है, एक पदी बहुपद का मतलब है जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, केवल एक हो। ठीक है, वो कैसे कहलाते हैं, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। द्विपदी बहुपद का मतलब क्या हो गया, द्विपदी बहुपद का मतलब हो गया कि ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या केवल कितनी हो, 2 हो, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। तीसरा आता है आपका त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद का मतलब हो गया ऐसे बहुपद जिनमें केवल 3 पद होंगे। कितने पद होंगे, 3 पद होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका त्रिपदी बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका आ गया 3x प्लस वाई माइनस का 6, ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, ये भी क्या है, त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल पद कितने हैं, 3, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें देखोगे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, टोटल पद कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका त्रिपदी बहुपद। इसका एक प्रकार और दिया जाता है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1 नंबर में, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बहुत बार आया हुआ है। तो उसे हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। देखिए शून्य बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिनमें सभी पदों के गुणांक कैसे होंगे, शून्य होंगे। सभी पदों के गुणांक कैसे हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए दे दिया है 0x प्लस 0y माइनस 0, ऐसा कह सकते हो या कह सकते हो 0x प्लस 0। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। मैंने बोला कि ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक कैसे हों, शून्य हो। ठीक है, क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। शून्य बहुपद आप लोग समझ गए, एक पदी बहुपद समझ गए, द्विपदी बहुपद समझ गए, त्रिपदी बहुपद समझ गए। यानी कि पदों के आधार पर बहुपद के जितने भी प्रकार बन सकते हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने समझ लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया उसका एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है। पहला 2.1 प्रश्नावली में पढ़ना है बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। दूसरी जो इसकी प्रश्नावली है 2.2 प्रश्नावली, उसमें मुझे पढ़ना है बहुपदों के शून्यक और गुणांकों में संबंध। और तीसरा मुझे पढ़ना है इसमें बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि चर क्या होते हैं। चर जिन राशियों का मान गणितीय संक्रियाओं के आधार पर बदलता रहता है चर कहलाते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड, यानी कि अल्फाबेट, कोई सा भी अल्फाबेट ले लो आप, सारे के सारे अल्फाबेट। एक्स वाई जेड हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी जबान पर बने रहते हैं। ठीक है,
उसके बाद बारी आती है अचर की। तो अचर क्या है? अचर मैंने आपको बताया है जिसका मान नियत रहता है। नियत का मतलब क्या हो गया? जिसका मान स्थिति के अनुसार नहीं बदला, यानी कि जिसका मान स्थिति के अनुसार नहीं बदलता अचर कहलाता है। जैसे कि आपका 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये जितने भी मतलब आपकी संख्याएं हैं वो सारी सारी क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। तीसरा है आपका, मैंने तीसरा आपको बताया था बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक ऐसा व्यंजक जो पूर्णांक अचरों, चरों तथा गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बना होता है। मैंने आपको उसके बाद बताया है गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं। गणितीय संक्रियाएं जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई हो गया, ये सारी की सारी क्या होती हैं? गणितीय संक्रियाएं होती हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं। ऑप्शन आपको दिए गए होंगे 2, 4, 3, 1। तो आपका ऑप्शन सही होगा 4। ठीक है, तो गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं? टोटल गणितीय संक्रियाएं होती हैं 4। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया है कि बहुपद क्या है। देखिए बहुपद क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो। ऋणोत्तर पूर्णांक का भी मतलब मैंने बताया कि ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है जिसकी पावर्स जो हो, यानी कि चर की जो पावर लगी हो वो कैसी हो? एक पूर्ण संख्या भिन्न रूप में ना हो, वो क्या कहलाती है? ऋणोत्तर पूर्णांक घात कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है। तो बहुपद का वर्गीकरण पदों के आधार पर किया जाता है और दूसरा किया जाता है घात के आधार पर। तो पदों के आधार पर मैंने आपको बताया है कि 4 होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, और एक होता है त्रिपदी बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शून्य होते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग शून्य बहुपद। इसके बाद बारी आ जाती है कि घात के आधार पर बहुपद कैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कैसा होता है। देखिए घात के आधार पर जो बहुपद होता है, पहला जो होता है वो होता है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? देखिए रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में x + 2, tx - 2, 5x + 4, ये सारे के सारे कैसे हैं? रैखिक बहुपद है जिसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? इसकी जो घात है वो कितनी है? 1 है। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है दूसरे वक्त की। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? द्विघात बहुपद का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया x² + 4, ठीक है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल आपको सामने लिखा है। x² + 4 हो सकता है, x² + का 2x भी लिख सकते हैं। यह भी कैसा है? द्विघात बहुपद है। यानी कि ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद कैसा होता है? तो जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो त्रिघात बहुपद कैसा होता है? त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है।
ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में कैसा हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 5 हो सकता है, ये भी एक त्रिघात बहुपद है। एक्स की पावर 3 प्लस का 3x प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक त्रिघात बहुपद है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स क्यूब प्लस का 4x प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस का 2 ऐसा दे दिया गया हो, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है, कौन सा रैखिक बहुपद है। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर करते हैं, कितने लोगों का सही जवाब आता है। पहला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 4, दूसरा है 8x स्क्वायर प्लस 5, तीसरा है 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, चौथा है आपका 3x प्लस 2, पांचवा है 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2। तो इनके सारे के सारे आपको जवाब देने हैं कि कौन सा बहुपद, कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है, ये आपको बताने हैं। चलिए पहले वाले का कमेंट में आंसर करिए, पहला वाला क्या होगा। आंसर करिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। पहले वाले का आंसर है, देखिए यहां पे देखिए गौर से, चर की अधिकतम घात कितनी है। यहां चर की अधिकतम घात 2 और यहां चर की अधिकतम घात 3। तो अगर देखेंगे तो पहले वाले में चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी वो कैसा होगा, त्रिघात बहुपद होगा। इसमें देख लीजिए, इसमें चर की कितनी अधिकतम घात है, 2 है, तो ये कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड देखिए, थर्ड का आंसर आपको करना है 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 3। तो यहां देखोगे, यहां चर की अधिकतम घात 1 है, इस पर चर की घात कितनी है, 1 है, इस पर चर की कितनी घात है, 2 है। तो अधिकतम घात कितनी बनी, 2 बनी। तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब बारी आती है चौथे की, 4 वाले की। इसमें अगर गौर से देखो कि चर की अधिकतम घात कितनी है, बोलेंगे सर 1 है। चर की जब अधिकतम घात 1 होती है तो कौन सा बहुपद कहलाता है, तो बोलेंगे सर रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है वो कौन सा बहुपद कहलाता है, वो कहलाता है आपका रैखिक बहुपद। पांचवे वाले की बात आ जाती है, यहां देखिए, यहां चर की 3 पावर और यहां चर की 2 पावर, तो अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। जब अधिकतम पावर 3 है तो बहुपद कैसा कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए कि बहुपद
जो है बहुपद के प्रकार जो है घात के रूप में जो बहुपद दिए जाते हैं वो आप लोग कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है, कौन सा रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो एक बार मैं आपको और क्वेश्चंस दे रहा हूं, एक बार और ट्राई करते हैं। पदों के आधार पर देखते हैं कौन कौन पहचान के मुझे बता सकता है कि कौन सा बहुपद एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है, कौन सा चतुर्थ पदी है, या कह सकते हो शून्य है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका 5x + 2। दूसरा है आपका 3x प्लस का 5y माइनस का 8। चौथा है आपका 0x प्लस 5y माइनस 0। चौथा है आपका 0x प्लस 0y प्लस 0। पांचवा है आपका 2x। छठवा है आपका क्वेश्चन 3x + 2। अब आपको बताना है कौन सा बहुपद कितने पदी है, कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है, कौन सा शून्य बहुपद है, ठीक है। बहुत जल्दी से आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आते हैं, कितने बच्चे जो हैं वो सीरियस होके पढ़ रहे हैं। मुझे आपका ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, बस आप मुझे 2 महीने दे दीजिएगा, मैं आपका पूरा मैथ खत्म करवा दूंगा। पूरा मैथ खत्म करवाने के साथ साथ मैं आपका 90+ नंबर लाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे। प्रत्येक वीडियो आपने बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही अच्छी लगन के साथ देखी, तो आप लोग 90+ नंबर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब मैं उसके आंसर आपको देता हूं। देखिए फर्स्ट वाले का आंसर क्या है आपका, इसमें टोटल कितने पद हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। कितने पद हो गए, 2 पद, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी, ठीक है ना। यहां देखिए 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदी। यहां देखिए 1 2 3, कितने पद हो गए, 3, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे त्रिपदी। यहां देखिए मैंने आपको एक शून्य बहुपद की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें क्या हो जाए, सभी पदों के जो गुणांक हों वो शून्य हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। यहां देखिए इसका भी गुणांक शून्य, इसका भी गुणांक शून्य, इसका भी गुणांक शून्य, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाएगा शून्य बहुपद। इसमें देखिए एक पद है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक पदी। इसमें 2 पद हैं आपके, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है, ठीक है। यानी कि बहुपद का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा, एक तो पदों के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो आप लोग नहीं भूलेंगे कि बहुपद का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 2.1 प्रश्नावली पर, जिसमें आप लोगों को ग्राफ दिए गए होंगे। उन ग्राफ की सहायता से मुझे क्या करना है, बहुपद के शून्यक निकालने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या हैं।
ठीक है, तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं? वह वास्तविक संख्या जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या कहलाएगा? बहुपद के शून्य कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहां दे दूं x प्लस 5। अब मैं आपसे यहां पूछ लूं कि बहुपद का शून्यक क्या होगा। मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई कि वह वास्तविक संख्या जिस पर बहुपद का मान कैसा हो जाए? शून्य हो जाए, वो कहलाएगा बहुपद का शून्यक। तो यहां पे x प्लस 5 यानी कि इस x की जगह पे ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए, कह सकते हो ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या रख दी जाए कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो देखिए मेरे पास क्या है? प्लस का 5 है। अगर मैं यहां x के स्थान पर माइनस का 5 रख दूं तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि x की जगह पे क्या रखोगे? x की जगह पे रखोगे माइनस का 5। जब x की जगह पे माइनस का 5 रख दोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 5 प्लस का 5 यानी कि निकल के आ जाएगा 0। यानी कि मैंने आपको बताया कि बहुपद के शून्य निकालने की सबसे सिंपल तरीका क्या है? आपको वो संख्या निकाल लेनी है जिस पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का वही शून्य कहलाएगा। तो वह वास्तविक संख्या जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक, समझ आ गया? अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आप लोग 2.1 प्रश्नावली पर। तो 2.1 प्रश्नावली में मैंने आपको बताया था कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ की सहायता से आपको बताना है कि शून्यक क्या होंगे। ठीक है, क्या करना है? ग्राफ की सहायता से बताना है कि शून्यक कितने होंगे उसके। तो देखिए बोला गया है किसी बहुपद px के, ठीक है ना, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ आ रहा होगा, तो आपको बताना है कि इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं। क्या बोला गया है? y बराबर बोल दिया गया है कि px है। y बराबर क्या है? px है। यानी कि जो आपको ग्राफ दिया जाएगा उस ग्राफ में दो कॉर्नर होते हैं। ठीक है, एक होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। एक तरफ होता है x का प्लस सिरा, दूसरी तरफ होता है x का माइनस सिरा। ऊपर की ओर होता है y का प्लस सिरा, नीचे की ओर होता है y का माइनस सिरा। ठीक है, तो इसमें दे दिया गया है कि y बराबर क्या है? px है। तो y बराबर जो px दे दिया गया है, इस y बराबर px में यानी कि इस जो ग्राफ दिया गया होगा उस ग्राफ में तुम्हें यह देखना है कि उस ग्राफ में x अक्ष पर, उस ग्राफ में x अक्ष पर कितने बार काटा गया है। ठीक है, जितने बार उस ग्राफ में x अक्ष को काटा गया होगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक बनेंगे। तो आपका पहला ग्राफ आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए यहां पर आपको x अक्ष पर काटा हुआ नहीं दिख रहा होगा, एक सीधी स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी जो कि y अक्ष से होकर जा रही है। ठीक है, कहां से होकर जा रही है? y अक्ष से होकर जा रही है। तो पहले वाले का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? यहां हम लोग लिखेंगे जो पहले वाले का आंसर है, शून्यक की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। मैंने बताया है कि y बराबर क्या बोला गया है? y बराबर बोला गया है कि px, यानी कि x अक्ष पर अगर ग्राफ काटा जाएगा तो वही शून्यक होंगे। अगर y अक्ष पर ग्राफ को काटा जा रहा है तो वो शून्यक
नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार आपको आकृति नंबर 2 में दिखाई दे रहा होगा। देखिए आकृति नंबर 2 में क्या है, एक्स अक्ष पर देखिए गौर से एक बार काटा जा रहा है, ठीक है, और एक बार वाई अक्ष पर काटा जा रहा है, ठीक। तो दूसरे वाले में क्या बताना है, दूसरे वाले में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलेंगे सर शून्य की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक बार काटा गया इसलिए, ठीक है। मान लिया एक्स अक्ष पर एक बार काटा गया तो हो गया उसका शून्य। अब देखिए तीसरे वाले को, तीसरा ग्राफ क्या कह रहा है, इसमें बताएगा कौन, आप लोग बताएं कमेंट में, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। जल्दी से कमेंट करिए कि तीसरे ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हिचकिचाना नहीं है, कमेंट जरूर करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इस क्लास का पता लगे और वो भी इस क्लास से जुड़ सकें। ये क्लास आपको रोज शाम 6 बजे प्राप्त होगी। सभी को टाइमिंग पता है, जितने भी बच्चे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, तो सभी को टाइमिंग पता है कि ये क्लास आपको डेली 6 बजे प्राप्त होगी। तो तीसरे वाले का आंसर कमेंट में करिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स अक्ष पर देखो गौर से 3 बार काटा जा रहा है। कितने बार काटा जा रहा है, 3 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सबको समझ आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कितने बहुपद के शून्यक हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ। तो 4 के ग्राफ में बताएगा कौन, आप लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यकों की संख्या कितनी है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यकों की संख्या अगर आप गौर से देख रहे हैं तो एक्स अक्ष के ऋणात्मक सिरे की ओर यू सा बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। किस तरीके से, देखो यहाँ पे इस तरीके का दिख रहा होगा, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ देखोगे गौर से तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, यानी कि एक्स अक्ष को कितने बार काटा जा रहा है, 2 बार काटा जा रहा है। सर बोलेंगे कितने बार काटा जा रहा है, 2 बार काटा जा रहा है। जब 2 बार काटा जा रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, 5वें क्वेश्चन में बताइएगा, 5वें क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या कितनी है। ये लोग आप लोग कमेंट में करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 इसका भी आप लोग आंसर क्या करेंगे, कमेंट में इसका जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।